ओके वैसे तो मैं वीडियो की शुरुआत करता दिल्ली और सनराइजर्स के मैच के रिव्यू के साथ, बट मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि बारिश की भेंट चढ़ गया उनका मुकाबला। दिल्ली ने सिर्फ 133 बनाए थे और क्या पता अगर बारिश नहीं होती तो सनराइजर्स हैदराबाद 10 ओवर में चेज भी कर सकते थे, जिस तरीके से ट्रेविस शेख कभी कभी हैदराबाद में बैटिंग करते हैं। हैदराबाद की चांसेस जो प्लेऑफ्स की रेस में अब खत्म हो चुकी हैं वो बनी रहती है और उनका नेट रन रेट भी सुधर सकता था। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट एंड लेट्स फोकस ऑन द फैक्ट कि दिल्ली जेल से बाहर आ गए। मतलब आप सोचिए कि वैसे तो दिल्ली के 5-6 विकेट बहुत 30 से पहले ही 5 विकेट गिर गए थे और अगर वो 70-80 ऑल आउट हो जाते और अगर ट्रेविस शेख और ईशान किशन एंड कंपनी मिलके ये 5-6 ओवर में चेस कर जाते तो बारिश आने से पहले ही ये मैच खत्म हो सकता था एक्चुअली। तो दिल्ली ने अच्छा किया कि आशुतोष शर्मा को एज एन इंपैक्ट बैटर भेज दिया। ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर उन्होंने एक 50+ पार्टनरशिप जड़ दी और दिल्ली किसी तरीके से रेंगते हुए 133 पे पहुंच गई। अब वरना सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती। अब दिल्ली के 13 पॉइंट हैं, लेकिन उनके आने वाले मुकाबले हैं पंजाब के खिलाफ धर्मशाला में। पंजाब ने लखनऊ को धर्मशाला में बहुत बड़ी मार्जिन से हराया था। उसके बाद उनका मुकाबला है अपने घर पे गुजरात टाइटंस के खिलाफ, नॉट ईजी। और उसके बाद वो लास्ट अपने लीग मैच के लिए जाएंगे मुंबई इंडियंस के घर, यानी कि वानखेड़े स्टेडियम। तो तीनों मैच अब उनके बचे हुए ऐसी टीमों के खिलाफ हैं जो पॉइंट्स टेबल में उनसे ऊपर है। तो मुश्किल होने वाला है दिल्ली के लिए। बट अच्छी चीज ये है कि 1 पॉइंट तो मिल गया, मतलब 0 से तो बेहतर है। तो 13 पॉइंट पे अब वो पहुंच चुके हैं। पोजीशन चेंज नहीं हुई है, वहीं पे हैं पॉइंट्स टेबल में जहां पे वो पहले थे। मुंबई इंडियंस का मुकाबला है आज गुजरात टाइटंस के खिलाफ। अब आपको थोड़े से सब प्लॉट्स इसमें बता देता हूं। पहली बात तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में गुजरात टाइटंस 4-2 से आगे हैं मुंबई इंडियंस से। लगातार 3 मुकाबले मुंबई से जीते हैं, इंक्लूडिंग द गेम जो कि अहमदाबाद में खेला था और मुंबई ने बड़ी मार्जिन से हारा था। अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुंबई ने जनरली बड़ी मार्जिन से मैचेस हारे नहीं है, क्योंकि दोनों टीमों का नेट रन रेट आरसीबी से सुपीरियर है। तो जो भी आज जीतेगा वो पॉइंट्स टेबल के टॉप पे पहुंच जाएगा। दैट इज द बिग स्टोरी। उसके अलावा द सेकंड बिग स्टोरी इज कगिसो रबाडा का नाम सुना है आप? इस सीजन खेले थे वो पहले 2 मैचेस, लेकिन उसके बाद से वो दिखे ही नहीं है। तो अब पता चल गया कि क्यों नहीं दिखे। एक रेक्रिएशनल ड्रग यूज की वजह से उन्हें सस्पेंशन सर्व करना पड़ा 1 महीने का। ये ड्रग यूज उन्होंने जनवरी के महीने में किया था जब वो साउथ अफ्रीका T20 का मुकाबला खेल रहे थे। इंटरेस्टिंगली एमआई फ्रेंचाइज की ही टीम एमआई केप टाउन के लिए डर्बन सुपर जायंट्स के खिलाफ। और 1 अप्रैल को खबर आई साउथ अफ्रीका की तरफ से, क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, कि ये इन पर बैन लगाया जाएगा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के रूल्स के मुताबिक, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल एथलीट हैं। तो उन्हें 1 महीने का बैन भी लगाया गया और उसकी वजह से वो अभी तक उसके बाद उस मुंबई वाले मैच के बाद खेलते नजर नहीं आए। तो इंटरेस्टिंगली वो तभी दिखेंगे जब मुंबई सामने होगी, बिकॉज वो अवेलेबल हैं एंड आई कैन कंफर्म कि वो मुंबई में ही हैं। तो दैट कुड बी द बिग चेंज फ्रॉम गुजरात टाइटंस दिस पॉइंट ऑफ व्यू। साउथ अफ्रीका ने कंफर्म कर दिया है कि जो जिम्बाब्वे के 2 प्लेयर्स के साथ हुआ था बैक इन द डे, जहां पे 4 महीने का बैन लगाया गया था 2 जिम्बाब्वे के क्रिकेटर्स को, साउथ अफ्रीका और एक्स्ट्रा बैन नहीं लगाएगी रबाडा पे। विच मीन्स कि जिस बंदे ने पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे साउथ अफ्रीका के लिए, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दिखेगा। हम भी दिखेंगे आपको, हम वो कवरेज लेके आएंगे आपके लिए लाइव हमारे नेटवर्क पे। बट दैट इज द बिग स्टोरी। रबाडा इज अवेलेबल फॉर टुडे एंड इज अवेलेबल फॉर साउथ अफ्रीका ऑल्सो। तो कोई एक्स्ट्रा बैन नहीं, बट ही इज एक्सप्रेस रिग्रेट और उन्हें थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करना पड़ा इन ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो करेक्टिव मेजर्स लें। अपोलोजाइज भी किया, उन्होंने रिग्रेट भी एक्सप्रेस की। अब वो क्रिकेट पे अपना फोकस करना चाहेंगे और ऐसी छोटी छोटी नटखट गलतियां ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा खासा करियर जा रहा है बंदे के, 300+ टेस्ट विकेट्स हैं यार। व्हाट अ ग्रेट बॉलर एंड टुडे ही इज बैक। तो आपको बुमराह भी दिखेंगे, आपको रबाडा भी दिखेंगे। जीटी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमने कई बार बात की, उनके टॉप 3 हैं और उनका बॉलिंग अटैक जो है वो बेहतरीन है। प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप की रेस में फिलहाल सबसे ऊपर हैं। मोहम्मद सिराज हैं, राशिद खान का फॉर्म वापस आ चुका है, साई किशोर उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है जितने पहले 4-5 मैचेस में थे, बट दैट्स ओके। और ऑब्वियसली मतलब मोहम्मद सिराज का फॉर्म में होना इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर देम। वानखेड़े की सरफेस शायद सिराज को पसंद भी आए। उसके अलावा याद दिला दें कि जो उनका बॉलिंग अटैक है उसमें अभी तक ईशांत शर्मा जो जिम्मेदारी निभा रहे थे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, क्या रबाडा के आने की वजह से कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा? क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि गुजरात टाइटंस 3 फॉरेनर्स अपने खिलाते थे और उनको चौथे फॉरेनर की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो शर्फिन रथरफोर्ड को बैक पॉकेट में रखते थे कि अगर जरूरत पड़े, अगर बाई चांस टॉप 3, ऐसा हुआ नहीं है बाय द वे, टॉप 3 में से कोई भी नहीं चला तो फिर क्या हम शर्फिन रथरफोर्ड को भेज सकते हैं और थोड़ा सा इंटेंट दिखा सकते हैं मिडिल ओवर्स में। पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि गुजरात टाइटंस के टॉप 3 ने इतने रन बनाए, मतलब लगभग 70% उनके रन बनाए हैं। तो अगर बाई चांस वो फेल हो गए मुंबई जैसे बॉलिंग अटैक के सामने, जहाँ बोल्ट भी हैं, चाहर भी हैं, जसप्रीत बुमराह भी हैं, मिचेल सैंटनर वापस आ सकते हैं इस मुकाबले में, नहीं तो फिर कॉबिन बॉश भी हैं और करण शर्मा भी हैं। तो इस सब के बीच में कहीं अचानक अगर गुजरात
के साथ वही होता है जो दिल्ली के साथ कल रात हुआ, यानी कि 30 रन से पहले 5 विकेट गिर गए, तो क्या ये सबसे बड़ा टेस्ट हो सकता है गुजरात के लिए? क्योंकि वैसे तो टीम बहुत अच्छी दिखी है, बट बड़ा एग्जामिनेशन क्या अभी भी एक बाकी है, और क्या बेहतर होगा कि क्वालिफिकेशन प्लेऑफ्स में क्वालिफिकेशन से पहले ही आ जाए, ताकि वहां पे नौबत ना आए। क्योंकि गुजरात जब क्वालिफाई करती है प्लेऑफ्स के लिए तो टॉप 2 में करती है, यानी कि वो क्वालिफायर 1 ही खेलते हैं, और वो उनके पास मौका रहता है कि अगर हार भी जाएं तो भी वो फाइनल में पहुंच सकते हैं, जैसा सीएसके के खिलाफ एक बार उन्हें 2023 में करना पड़ा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनका सबसे बड़ा एग्जामिनेशन इस सीजन का अब आने वाला है। वैसे टीम अच्छा कर रही है। एमआई ने अभी रिसेंटली राजस्थान को 117 पे निपटा दिया था, 217 खुद बनाए थे, 100 रन की मार्जिन से जीत लिया था, टॉप ऑर्डर को जल्दी धराशायी कर दिया था। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, ऑल्दो जॉस बटलर का एक 100 आया था वानखेड़े स्टेडियम में ही। गुजरात ने भले ही यहाँ मैच ना जीता हो, बट जॉस बटलर के 5 अर्धशतक, शुभमन गिल के 5 अर्धशतक, साई सुदर्शन के 5 अर्धशतक और 500 प्लस रन, और ऑरेंज कैप वापस लेने का मौका विराट कोहली से, जो उनसे 1 रन आगे हैं उस ऑरेंज कैप में। ये 2 ऑफ द बेस्ट लुकिंग साइड्स यार, सबसे वेल राउंडेड यूनिट्स की हम बात करते हैं ना, स्पेशली बिकॉज बॉलिंग अच्छी है। एक तरफ बुमराह, बोल्ट, चाहर हैं, दूसरी तरफ आपके पास मतलब रबाडा आ जाएंगे तो सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हैं, तो एक बड़ा वेल राउंडेड अटैक है। कगिसो रबाडा का वापस आना बहुत अच्छा संकेत है। पर्सनल रीजंस अब खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ एक ही रीज़न पर्सनल होगा, गुजरात को प्लेऑफ्स में पहुंचाना। ट्रेंट बोल्ट न केवल अपने नए बॉल के साथ प्रहार कर रहे हैं, बल्कि मुंबई के टॉप विकेट टेकर भी हैं इस सीज़न। उसका कारण है क्योंकि डेथ में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। मेरी फैंटेसी टीम में वो होंगे, क्योंकि मुझे दोनों एंड ऑफ द इनिंग्स में वो विकेट दिला सकते हैं। 10 विकेट हैं उनके, 16 विकेट है टोटल, लेकिन उसमें से 10 विकेट पिछले 3 मैचेस में आए हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। मुंबई इंडियंस होप करेंगे कि बोल्ट उन्हें इसी तरीके से ब्रेक थ्रूज दिलाते रहें। मिचेल सैंटनर की फिटनेस सिर्फ इकलौता कंसर्न है मुंबई के लिए। थोड़ी सी फिंगर इंजरी उन्हें हुई थी हैदराबाद में पिछले महीने। 100% फिटनेस के बहुत करीब है, ऐसी खबर आई है कैंप से, क्योंकि संडे और मंडे दोनों दिन उन्होंने गेंदबाजी की थी नेट्स में। तो टीम उनके इंक्लूजन के बारे में लास्ट मिनट कॉल लेगी, तो टॉस तक इंतजार करना। अगर वो टीम में हैं तो फैंटेसी टीम में मैं उन्हें ले लूंगा। मैं एक्चुअली ऑलमोस्ट 6-5 का स्प्लिट मुंबई के हित में रखूंगा, और मैं कैप्टन बनाने वाला हूं सूर्य कुमार यादव को, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, कॉबिन बॉश या फिर मिचेल सैंटनर। अगर सैंटनर अवेलेबल है तो मेरे हिसाब से सैंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और करण शर्मा के रूप में 12th प्लेयर। वैसे रबाडा ने बॉलिंग तो ज़्यादा नहीं की, या फिर मतलब ट्रेनिंग भी ज़्यादा नहीं की मंडे को, लेकिन मुझे लगता है कि वो अवेलेबल हो जाएंगे जीटी के लिए, वरना तो वो अपने 3 ओवरसीज़ के साथ जाते हैं, यानी कि जॉस बटलर, यानी कि राशिद खान, और उसके अलावा उनके पास ये एक ऑप्शन रहेगा कि या तो शफिन रथफर्ड को वो खिला लें, या फिर सोचें कि नहीं उनके बिना भी काम चल रहा है तो रबाडा आ सकते हैं आसानी से, उसमें फिट हो सकते हैं ईशांत शर्मा की जगह एज अ 12th प्लेयर। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, जेराल कोएत्जिया, वेरी नाइस जेराल कोएत्जिया भाई, उनका जो तीसरा फॉरेनर है बहुत अच्छा लगा है मुझे अभी तक, भले ही थोड़े से मैचेस हों, बट गुड, वेरी गुड पिक। साई किशोर, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और ईशांत शर्मा की जगह मुझे लगता है कगिसो रबाडा का ऑप्शन खुल जाएगा, क्योंकि चौथे फॉरेनर को एज अ बॉलर ला सकते हैं, या फिर अगर पहले बैटिंग धराशायी हो जाए तो किसी बैटर को ला सकते हैं। वेरी वेल राउंडेड साइड यार। आज की शाम को जो है वो ट्यूसडे इवनिंग हमें बारिश की थोड़ी सी चांसेस हैं, और अगर इंटरप्शंस होते भी हैं तो जो थंडरस्टॉर्म वगैरह आने की चांसेस हैं वो मुझे लगता है इतने पूरे मैच के दौरान नहीं आएंगी। तो अगर बारिश आती है तो मैं वैसे भी कहूँगा कि बॉलिंग टीम जो पहले बॉलिंग कर रही है टीम उसके साथ जाना आप, बिकॉज चेस करने वाली टीमों के लिए थोड़ा सा बेहतर रहता है, इन द सेंस कि उनके पास मौका रहता है, उन्हें टारगेट पता होता है, तो बैटर्स उस हिसाब से अप्रोच कर पाते हैं। पिच जो थी वो मंडे को मतलब कल रात पूरी तरीके से कवर्ड थी, जो सन जो आज पूरे दिन आएगा उसकी वजह से पिच पूरी तरीके से सूख जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, बट फिर भी थोड़ा मॉइस्चर होता है। रेड सॉइल सरफेस है, पेस बॉलर्स को मदद मिलती है, अंडर लाइट्स भी पेस बॉलर्स को थोड़ी सी मदद मिलती है, और स्पिनर्स के लिए भी कुछ ना कुछ रहता है और बैटर्स के लिए भी, तो इसलिए मुझे वानखेड़े की पिच बहुत ही पसंद है। 2 बार मुंबई में खेले, एक बार ब्रबॉर्न में हारे थे मुंबई से, एक बार वानखेड़े में हारे थे मुंबई से, सूर्य कुमार यादव का शतक आया था, दैट इज वाई सूर्य कुमार यादव इज माई कैप्टन इन माय फैंटेसी टीम। जसप्रीत बुमराह भी मेरी फैंटेसी टीम में है, शायद उन्हें वाइस कैप्टनसी दे दूं, या फिर जॉस बटलर को वाइस कैप्टन बनाऊं, बिकॉज उनके मुंबई में आंकड़े अच्छे हैं और फॉर्मर एमआई भी हैं, वो फॉर्मर मुंबई इंडियन प्लेयर, उन्हें वानखेड़े पसंद है। जॉस बटलर 2016 और 17 में खेले थे एक्चुअली, और 53.72 का जो उनका एवरेज है मुंबई के खिलाफ, 591 रन, 1 शतक, 4 अर्धशतक, सेकंड बेस्ट एवरेज है मुंबई के अगेंस्ट उनका, अगर हम मिनिमम 10 पारियों का सैंपल साइज लें केएल राहुल के बाद। केएल को भी बहुत पसंद है, मुंबई भी, वानखेड़े भी। बटलर के बुमराह के खिलाफ नंबर अच्छे नहीं है, तो ये एक अच्छी बैटल है, मैं दोनों को टीम में रख रहा हूँ। वैसे बुमराह को मैं वाइस कैप्टन बनाऊंगा, या बटलर को मैंने कहा था, क्योंकि 68 रन बनाए हैं 72 गेंदों में बुमराह की, उसमें एक ही छक्का मारा है और 2 बार डिसमिस हुए हैं, तो बुमराह इन्हें पकड़ के रखते हैं।
सूर्य कुमार यादव हैज़ द सेकंड मोस्ट सिक्सेस मिडिल ओवर्स के फेज में, और वहीं पे थोड़ी सी ये बाजी मार जाते हैं मेरे, इसीलिए वो कप्तान भी हैं। उन्होंने 19 मारे हैं, निकलस पूरन ने 23 मारे हैं अभी तक तो, और जीटी के लिए बटलर ने 13 मारे। तो अगेन फैंटेसी के हिसाब से दोनों हैं मेरी टीम में, कैप्टन वाइस कैप्टन के हिसाब से भी। सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट जो है वो 175.69 है स्पिन के खिलाफ, क्योंकि आजकल सिर्फ सुपला नहीं लगा रहे, वो स्वीपला लगा रहे हैं, स्वीप खूब खेल रहे हैं वो, और वानखेड़े में तो खेलते आपको नजर भी आएंगे। भले ही राशिद खान हो सामने, जो जाडेजा को स्वीप मार रहा है वो राशिद खान को भी मार लेगा, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। हालांकि राशिद खान जो हैं वो उनको फंसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राशिद खान के खिलाफ सूर्या का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कभी डिसमिस नहीं हुए हैं 64 गेंदों में, और 91 रन बनाए हैं 64 गेंदों में, और स्ट्राइक रेट 142 का है। तो राशिद को पकड़ के रखना पड़ेगा, वरना जीटी विल फिनिश। एक और जीत मुंबई को लगातार 7 जीत देगी, जो कि रिकॉर्ड आरसीबी का था 2011 में और सीएसके का भी था 2013 में। तो मुंबई क्या लगातार 7 मुकाबले जीत सकते हैं, सवाल ये है बहुत बड़ा, और अगर कर लेंगे तो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेंगे। 7 फॉर अ रीजन। टीम में किसको ले रहा हूँ मैं? रोहित शर्मा को अपनी टीम में लूंगा, बिकॉज पिछली 4 पारियों में 3 अर्धशतक हैं। मैं सूर्या को अपनी टीम में लूंगा और कप्तान भी बनाऊंगा। मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं कि वानखेड़े में स्पेशली, जिस बंदे का फॉर्म इतना अच्छा है, जिसने 475 रन बना दिए इस सीज़न में, वो अच्छा ही करेगा। तो उम्मीद के साथ और थोड़े से विश्वास के साथ, अब हो कुछ भी सकता है मैच में। तिलक वर्मा को भी मैं अपनी टीम में रखूंगा, बुमराह को रखूंगा, मैं ट्रेंट बोल्ट को टीम में रखूंगा, बिकॉज वो आपको दोनों एंड्स, मतलब पावर प्ले में भी डेथ में भी विकेट देते हैं। दूसरी तरफ मैं शुभमन को रखूंगा, ऑल्दो शुभमन के रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं है वानखेड़े में। साई को रखूंगा, जॉस बटलर को रखूंगा। ये 3 बटलर के तो नंबर्स मैंने आपको बताया वानखेड़े में भी और मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी अच्छे नंबर्स हैं। उसके अलावा मैं प्रसिद्ध कृष्णा को रखूंगा, जो प्लेयर ऑफ द मैच थे लास्ट टाइम जब मुंबई से मुकाबला हुआ था, एंड प्रसिद्ध इज अ मच चेंज्ड बॉलर, और क्योंकि रेड सॉइल सरफेस पे उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस वगैरह मिलेगा, और थोड़ी सी हाइट लंबी है, वो बैक ऑफ द लेंथ, और वो 4 से 6 मीटर की लेंथ डालते हैं, तो तकलीफ हो सकती है। सिराज को भी मैं रखने के बारे में सोचूंगा, बट अगर रबाडा खेल रहे हैं तो मैं शायद सिराज, कृष्णा और रबाडा तीनों के बारे में सोचूं। स्पिनर अगर मुझे लेना होगा तो मैं सैंटनर के बारे में सोचूंगा इंस्टेड ऑफ राशिद खान। मुझे ऐसा लगता है कि रोहित और सूर्य कुमार यादव दोनों राशिद को टैकल कर लेंगे, स्पेशली बिकॉज वानखेड़े है, और तिलक भी स्पिन को अच्छा खेलते हैं। तो आई विल प्रिफर टू गो विथ मुंबई बैटर्स रादर देन राशिद खान। और अगर मुझे स्पिनर लेना ही है तो मैं मिचेल सैंटनर के बारे में सोचूंगा, अगर वो उपलब्ध होते हैं। तो ये मेरा फैंटेसी प्रीव्यू, ये मेरा प्रीव्यू। आप मुझे बताइएगा सबसे ज़्यादा रन कौन बना रहा है, सबसे ज़्यादा विकेट कौन ले रहा है, और जीत कौन रहा है, और टेबल के टॉप पे कौन जा रहा है, मुंबई इंडियंस या गुजरात टाइटंस? मुझे लग रहा है मुंबई, बट गुजरात कैन सरप्राइज ऑलवेज, क्योंकि वेल राउंडेड बॉलिंग अटैक्स बड़े खतरनाक होते हैं।